हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम मारुति के शेयर का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ कि डेली स्टॉक करके हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसको जो फॉलो करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके अंदर तो मैं आजकल आपके लिए कुछ पोल्स भी कंडक्ट करता हूँ जिसके अंदर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका क्या आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है और दूसरे लोगों को क्या लगता है कि उसका आंसर क्या हो सकता है। तो इससे आपको भी मजा आएगा और लोगों को भी मजा आएगा। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। और इसके अंदर मैं रोज जो कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं उसके रिलेटेड भी मैं पोस्ट डालता रहता हूँ। तो आप इस पेज को फॉलो करके मार्केट से भी कनेक्टेड रह सकते हो। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मारुति सुजुकी काम क्या करती है कंपनी। तो मेरे ख्याल से तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मारुति सुजुकी कंपनी क्या काम करती है। और आप में से कुछ लोगों के पास तो मारुति कंपनी की गाड़ी भी होगी। तो मारुति जो कंपनी है वो सबसे पहले कार्स को बनाता है, मतलब मोटर व्हीकल्स को पहले बनाता है। वो सिर्फ मारुति सुजुकी जो कंपनी है ये सिर्फ 4 व्हीलर्स ही नहीं बनाता है, ये 2 व्हीलर्स भी बनाता है। सुजुकी की अपने क्या कहते हैं कि HS125 करके 2 व्हीलर भी आती है। सुजुकी की बाइक आती है जो कि एकदम टॉप क्लास बाइक्स में से एक है। तो मारुति सुजुकी क्या करता है, वो सबसे पहले मैन्युफैक्चर करता है, मतलब सबसे पहले प्रोडक्ट को बनाता है, मतलब जो उसके मोटर व्हीकल्स हैं उसको वो पहले बनाता है, फिर उसके बाद वो खरीदता भी है। मतलब कुछ प्रोडक्ट जो मारुति है वो बनाता नहीं है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया तो रॉ मटेरियल उसको खरीदना पड़ता है। उसके अलावा जो कोई कंपनी के जो बने बने प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसको भी मारुति सुजुकी खरीदता है और उसके बाद सुजुकी का नाम लगा देता है गाड़ी के ऊपर। तो ये काम भी मारुति सुजुकी करता है और उसके बाद उसको बेचने का काम करता है। और इसमें स्पेयर पार्ट भी आ गया। अब स्पेयर पार्ट जैसे कोई भी गाड़ी का थोड़ा सा स्मॉल पार्ट जैसे टायर हो गया, गाड़ी का सीट हो गया, तो ये स्पेयर पार्ट्स में आते हैं। तो कंपनी का क्या कहते हैं कि खासा अच्छा प्रेजेंस है और मार्केट शेयर के अंदर, मतलब इंडिया के जो स्टडी हुई है उसके हिसाब से मारुति इज अ टॉप सेलर इन कार इन इंडिया। मतलब मारुति की सबसे ज्यादा गाड़ियां इंडिया के अंदर बिकती है। और मतलब इंडिया में जितने भी और कॉम्पिटिटर्स हैं मारुति के, उनकी मारुति के मुकाबले गाड़ियां कम बिकती है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मारुति का मार्केट शेयर ज्यादा है इंडिया के अंदर और ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है मारुति सुजुकी के शेयर होल्डर्स के लिए। और इसकी जो अदर एक्टिविटीज है वो ये है प्री ओन्ड कार सेल्स, फ्लीट मैनेजमेंट एंड कार फाइनेंसिंग। ये कार फाइनेंसिंग भी करवाते हैं, मतलब अगर आप कभी भी कार लेते हो तो उसके ऊपर आपको EMI मिल जाती है तो वो उसको बोलते हैं कार फाइनेंसिंग, मतलब लोन पे कार देना, तो वो एक कार फाइनेंसिंग हो जाता है। तो मारुति सुजुकी का मेन काम आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ देखेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, क्या कि कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमको वो देखना है। तो कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन तो खासी ही ज़्यादा है। एक मतलब टॉप लार्ज कैप का स्टॉक है ये, लगभग 2,09,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो एक तरीके से देखा जाए तो टॉप 50 इंडियन कंपनीज में से इस कंपनी का नाम आता है इन कंपैरिजन टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो कंपनी की खासी ज़्यादा है, लेकिन ये इंडस्ट्री के पीई के मुकाबले खासा महंगा मिल रहा है। इंडस्ट्री का पी चल रहा है 41 जबकि इसका पी रेशियो चल रहा है 51। तो इंडस्ट्री के पी के मुकाबले भले ये ज़्यादा है लेकिन इसका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है, तो इसीलिए ये आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलेगा। लेकिन ये शेयर अभी थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ा हुआ है, इसके अंदर एक थोड़ी गिरावट होनी चाहिए। मतलब लगभग इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में सेम के लगभग मिले, मतलब जो इंडस्ट्री का पीई है लगभग वो पीई के ऊपर ही अगर ये शेयर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू भी इसकी खासी अच्छी है, 1636 की बुक वैल्यू है। तो प्राइस टू बुक रेशियो ये दिखा रहा है कि शेयर इतना भी चढ़ा हुआ नहीं है और इतना भी अभी प्रीमियम प्राइस नहीं है शेयर का। तो अभी प्राइस टू बुक रेशियो भी कंपनी का 4.24 ही है। तो लगभग जो प्रीमियम वैल्यूएशन वाले शेयर होते हैं वो लगभग 10-12 के पीबी पे ट्रेड होते हैं। तो ये खासे अच्छे प्राइस पे भी मिल रहा है। ये है महंगा शेयर है लेकिन ये कंपनी भी महंगी है। कंपनी का एक खासा अच्छा शेयर है मार्केट के अंदर और कंपनी बहुत मतलब 2,10,000 की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला ये शेयर है।
और इसका मेन शेयर का प्राइस ज़्यादा होने का कारण ये है क्योंकि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर मार्केट में कम है। पहली बात क्या है कि महंगा शेयर है तो मार्केट में शेयर कम ही रहेंगे, और इसी के चलते क्या कहते हैं कि डिमांड भी ज़्यादा है शेयर की, तो उसी के चलते सप्लाई उतनी है नहीं, तो इसी के चलते कि जो शेयर का प्राइस है वो एकदम जल्दी फटाफट बढ़ता है। और अगर इसकी डिलीवरी की बात करें तो सिर्फ 18.92% की डिलीवरी है, और ऐसे शेयरों के अंदर डिलीवरी भी बहुत कम होती है। अब वो क्यों कम होती है? क्योंकि पहले से 7,000 का महंगा शेयर है और पहले से मतलब हर दिन लगभग 300-400 रुपये का मूवमेंट होता ही है अप या डाउन, तो उस लोगों को उसी में इतना प्रॉफिट हो जाता है। मतलब लोग 10-15 शेयर ले लेते हैं तो उनको उतना प्रॉफिट हो जाता है जितना कि उनको लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। तो ऐसे शेयर का इंट्राडे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जिसके अंदर इंट्राडे ज़्यादा होता है वो एक हाई रिस्क स्टॉक भी होता है, तो थोड़ा रिस्क भी रह सकता है इसके अंदर। और अगर इसके डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी कंपनी का खासा अच्छा है लेकिन महंगा है, लेकिन 1% मतलब 0.86% का ही डिविडेंड है। लेकिन मेन बात यह है कि कंपनी ने अभी लगभग है ना क्या कहते हैं लगभग 70-80 रुपये का कंपनी का डिविडेंड है, तो मतलब 7,000 रुपये का शेयर है तो 70-80 रुपये का पर शेयर का डिविडेंड एक बढ़िया मैं मानता हूँ, क्योंकि ये कंपनी ग्रोथ में आती है तो ये जितना पैसा कमाती है ना उसको वापस री इन्वेस्ट कर देती है, डिविडेंड नहीं देती है। तो आपको क्या इसके शेयर से मुनाफा हो जाता है, डिविडेंड से आपको कोई देने की जरूरत नहीं है। अब ये इसकी जो टॉप सेलिंग कार्स है ना ये वो है, मतलब ये मत समझना कि मैं 8 कार्स लेके आया हूँ तो मारुति सिर्फ 8 कार ही बेचता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरर करता ही है, मतलब जिसके अंदर पैसेंजर जाते हैं ना, जैसे अपना टेम्पो ट्रैवलर होता है वो भी मारुति सुजुकी मैन्युफैक्चर करता है। अल्टो तो इसका बेस्ट सेलर रह चुका है अपने क्या कहते हैं कि मतलब ये जो अल्टो है वो 3-4 लाख की गाड़ी है, तो इसके चलते क्या होता है कि मतलब जो बहुत सारे बायर्स अट्रैक्ट होते हैं, मतलब 3-4 लाख के अंदर मारुति ने बहुत बढ़िया सर्विस भी दे रखी है, और ऑल्टो एक मतलब एक मिडल मैन इसको अफोर्ड कर सकता है। वैगनार हो गया, सिलेरियो हो गया, सेलेरियो हो गया, और स्विफ्ट हो गया, स्विफ्ट डिजायर हो गया, विटारा ब्रेजा हो गया और जिप्सी हो गया, ये इसकी टॉप सेलिंग गाड़ियों में से एक है। और मेन बात क्या है कि मारुति सुजुकी गाड़ियां भी बहुत बढ़िया बनाता है और प्राइस भी एकदम बढ़िया रखता है, तो जिससे एक मिडिल मैन होता है, मतलब मिडिल क्लास का जो आदमी होता है वो भी उसको खरीद सकता है। तो इसलिए मारुति सुजुकी का जो मेन कस्टमर बेस है वो बड़ा नहीं है, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं रिच लोग वो है ना लग्जरी कार्स खरीदते हैं, लेकिन मारुति सुजुकी का मेन कस्टमर बेस है मिडिल क्लास लोग। तो मिडिल क्लास लोगों की पॉपुलेशन वैसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मारुति ने ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर रखा है। अब कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात कर लेते हैं। अगर आप कंपनी की टॉप लाइन की बात करोगे तो पिछले 4 साल से मतलब लगभग कंपनी को 79,000 करोड़ का प्रॉफिट तो हो ही रहा है, मतलब प्रॉफिट नहीं सॉरी रेवेन्यू, मतलब कंपनी का रेवेन्यू लगभग 79,000 करोड़ तो हो ही रहा है, मतलब 70,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट रेवेन्यू तो कंपनी को मिल ही रहा है। लेकिन इसके एक दिक्कत है कि 2019 में कंपनी को 88,000 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू मिला था, लेकिन इस बार सिर्फ 79,000 करोड़ का प्रॉफिट ही मतलब रेवेन्यू ही मिला है, तो लगभग 9,000 करोड़ का रेवेन्यू में डिक्रीमेंट देखने को मिला है, जो कि एक दिक्कत वाली बात हो रही है, क्योंकि इससे चलते कंपनी की बुक वैल्यू गिरी होगी, हम वो आगे चल के देखेंगे। लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे कि ठीक है रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू कम हो गया 9,000 करोड़, ठीक है ये हमने देख लिया, लेकिन हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी ये पीछे नहीं रहा है, प्रॉफिट भी 2,000 करोड़ के लगभग गिरा है। तो प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट 25% गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये पता होना चाहिए, मतलब कंपनी की सेल्स कम हुई है 2020 के अंदर, और क्या कहते हैं कि इसके प्रॉफिट में भी डिक्रीमेंट देखने को मिला है। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर और भी लोग हैं, मतलब आप Hyundai को देखोगे तो वो भी इसी रेट में बढ़िया बढ़िया कार्स लेके आ रहा है, तो इसी के चलते मेरे ख्याल से क्या मालूम कि Hyundai की सेल्स ज़्यादा हो गई हो और इसकी सेल्स कम हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव है, तो इसके चलते आपको टॉप लाइन और बॉटम लाइन के ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टॉप लाइन यानी कि कंपनी का रेवेन्यू, बॉटम लाइन यानी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग, तो इस कंपनी के मेन ओनर्स है उनके पास लगभग 56% का क्या कहते हैं कि होल्डिंग पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड 7%, DII 16%, FII 21%, मतलब लगभग 95% की होल्डिंग बड़े लोगों के पास है, और अदर पार्टी सिर्फ 5%, मतलब आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 5% की होल्डिंग पड़ी हुई है।
तो आप देखिए कि बड़े लोगों के पास 95% का, और जिन भी कंपनी के अंदर 90% से ज़्यादा की अगर होल्डिंग बड़े लोगों के पास होती है तो वो कंपनी एकदम बढ़िया कहलाती है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि उनका ट्रस्ट अगर कंपनी के अंदर है तो सीधी बात है कि वो कंपनी का शेयर जब तक इन लोगों का होल्डिंग उसके अंदर कम नहीं होगा तो उस शेयर की रेट गिरेगी नहीं, तो एक रिस्क फ्री भी कहलाता है वो। अब ये कंपनी की एक्चुअल फिगर्स मैं आपको बोल रहा था कि कंपनी के लगभग 9,000 करोड़ के लगभग गिरी, यहाँ पे तो भाई साहब 10,000 करोड़ का मतलब टू बी एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट अमाउंट की बात की जाए तो एग्जैक्ट अमाउंट में 9,636 करोड़ का कंपनी के रेवेन्यू में डिक्रीमेंट देखने को मिला है, तो ये एक टेंशन वाली बात है। लेकिन इसी के चलते अगर आप देखोगे कि जो कंपनी की सेल्स है उसमें बहुत भारी गिरावट है, उसमें 11,000 करोड़ की गिरावट है, जबकि अदर इनकम कंपनी की 800 करोड़ से बढ़ी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी की सेल्स में दिक्कत आ गई है, कंपनी की सेल्स कम हुई है। अगर अगले क्वार्टर में कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस और गिरता है तो मेरे ख्याल से शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर इसके टोटल एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर्स कंपनी के कम हो गए हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कम हुए हैं, तो वो भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 2,000 करोड़ घटी है, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो कंपनी का अगर जो अगला आने वाला जो फाइनेंशियल रिजल्ट रहेगा, मैं इस रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी हाल फिलहाल में आए हैं, एक लास्ट फाइनेंशियल पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट देखना बहुत जरूरी रहेगा। अगर वो रिजल्ट बेकार आते हैं तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात रहेगी और वहां से मारुति का शेयर क्रैश कर सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। और इसके अर्निंग पर शेयर भी ऊपर भी उसका अफेक्ट पड़ गया, क्योंकि अर्निंग पर शेयर इसका पहले था 260 रुपये, फिर था 253, फिर हो गया 187। मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हर साल कम हो रही है, ये सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है। 18, 19, 20 तीनों साल में प्रॉफिटेबिलिटी लगातार गिरी है, ये सीधा कट अर्निंग पर शेयर ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो हर साल बढ़ रहा है, मतलब कंपनी की बुक में वैल्यू बहुत स्ट्रांग हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। क्योंकि अगर कंपनी को हमको मेन फैक्टर क्या है कि कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी की शेयर का वैल्यूएशन सही है कि नहीं है, लेकिन अगर कंपनी की बुक वैल्यू खासी हर साल बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो कंपनी की बुक वैल्यू खासी अच्छी है क्योंकि कंपनी के पास एसेट खासे अच्छे होंगे मेरे ख्याल से, इसीलिए कंपनी की बुक वैल्यू हर साल बढ़ रही है। अब इसके मार्जिन रेशियोज की बात कर लेते हैं। अगर इसके मार्जिन रेशियोज की बात करें तो सबसे पहले उसके अंदर एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो भाई साहब इसके अंदर तो पिछले 3 साल से लगातार गिरावट देखने को मिली है, 1-2% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्जिन इसका वैसे भी कम ही होगा क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, पिछले 3 साल से लगातार प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, तो सीधी बात है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी कंपनी का कम ही होगा। लेकिन अगर ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है, इसके ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज में भी कंपनी की गिरावट है, ये भी एक सोचने वाली बात है, और ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज भी हर साल खासा गिर रहा है। तो भाई साहब कंपनी के बिजनेस में थोड़ा इफेक्ट तो पड़ने लग गया है, लेकिन कंपनी की बुक वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, मतलब नहीं करते लोगों को लग रहा है कि मारुति आगे जाके आउट परफॉर्म करेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी कंपनी का कम हुआ है, और सीधी सी बात है कि वो भी कम होगा क्योंकि नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है वो भी पिछले 3 साल से लगातार गिर रहा है, तो सीधी सी बात है कि इसका परसेंटेज भी गिरेगा। अब यहाँ पे एक और दिक्कत वाली बात, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का गिर रहा है, और ये तो खासा गिर चुका है, 2018 के मुकाबले 7% गिर चुका है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी का अगर 2018 के मुकाबले देखें तो 12% गिर गया। अब ये इंडिकेट ये कर रहा है कि कंपनी लगा रही है, फुल मिला के कैपिटल लगा रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एट दी एंड उतनी आ रही है। तो मतलब कंपनी का मतलब जितना जो मेन कस्टमर है उससे ज़्यादा कस्टमर कंपनी अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। भली कंपनी कितनी भी कैपिटल लगा ले, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ कितने भी कैपिटल लगा ले, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही है, वो एक कांस्टेंट भी रह रही है, मतलब 5,000 7,000 मैक्स टू मैक्स 10,000 करोड़, उससे ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। तो इसके शेयर का प्राइस भी जब तक के हाई से ऊपर नहीं जाएगा जब तक कंपनी इसका जो प्रीवियस हाई है अर्निंग का जो नेट प्रॉफिट का उससे ज़्यादा पैसा नहीं कमा लेती है जब तक। अगर फंडामेंटली बात की जाए तो अगर ऑपरेटर का मन हुआ तो वो तो बढ़ा देगा, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी ये बता रहा है कि कस्टमर बेस एक इक्वल है और ज़्यादा एक कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है कंपनी, और ज़्यादा प्रॉफिट कमा भी नहीं पा रही। जितना ज़्यादा पैसा लगा रही है उतना प्रॉफिट कम हो रहा है एज कम्पेयर टू इट्स कैपिटल।
रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज देखें तो इसमें भी कंपनी के जो एसेट का परसेंटेज है रिटर्न का, वो भी कंपनी का गिर रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी की नेगेटिव चीजें भी ज्यादा है। मतलब एक तरीके से अगर आप देखोगे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल है, तो इसीलिए हमको एक कंपनी में सोच के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं एट दी एंड तक आपको बताऊंगा कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। यहाँ तक अगर बात की जाए तो रिटर्न ऑन एसेट में भी गिरावट है, तो रिटर्न रेशियो तीनों कंपनी के नेगेटिव शो कर रहे हैं। अब कंपनी के लिक्विडिटी रेशियोज की बात कर लेते हैं। लिक्विडिटी रेशियो दिखा रहा है कि कंपनी में फुल टेंशन का माहौल चल रहा है। भाई साहब करंट रेशियो 1 से कम है, आधा, लगभग आधा भी है, 0.75, 0.87। मतलब भाई साहब कंपनी करंट लायबिलिटीज पे करने में नाकामयाब हो रही है, और आप बोल रहे हो कि ये कंपनी बहुत बढ़िया फंडामेंटली। इसमें कुछ तो घपला है कंपनी के अंदर, क्योंकि इतने एफआईआई डीआई की होल्डिंग्स अभी इतनी ज़्यादा चल रही है इसके अंदर, लेकिन कंपनी के करंट रेशियो में दिक्कत चल रही है। और क्विक रेशियो का पीछे रहेगा, क्विक रेशियो में भी दिक्कतें चल रही है। कंपनी के क्विक रेशियो दोनों ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपनी क्विक लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज पे करने में नाकामयाब रह रही है, और इस पे करने में बहुत ही मुश्किलें हो रही है कंपनी को। इसके लिए कंपनी को सोचना बहुत जरूरी है। अगर ये करंट रेशियो क्विक रेशियो 1 से ऊपर नहीं होता है ना, तब तक मैं कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा फंडा यही है कि जब तक ये 1 से ऊपर नहीं होगा मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। क्योंकि भाई साहब कंपनी करंट लायबिलिटीज पे करने में नाकामयाब हो रही है, धीरे धीरे तो भाई धंधा चलाने में नाकामयाब हो जाएगी वो, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो ये लिक्विडिटी रेशियो, रिटर्न रेशियो, सब रेशियो में कंपनी की दिक्कतें चल रही हैं। लेकिन इसकी एक पॉजिटिव बात है, आपको पता पड़ ही गया होगा भाई साहब, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो नी के बराबर है। नी के बराबर क्या मतलब? कंपनी डेट फ्री है, फुल डेट फ्री। मतलब जो भी पैसा है कंपनी के शेयर होल्डर्स का, किसी और का पैसा कुछ भी नहीं है। तो ये मेन कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स द्वारा ही चलाई जाती है। तो यही मेरे ख्याल से एक फैक्टर रह सकता है कि कंपनी का जो शेयर है वो एकदम प्रीमियम वैल्यूएशन पे, क्योंकि एक डेट फ्री होना भी एक बहुत बढ़िया बात होती है। क्योंकि कंपनी की जो एट दी एंड अर्निंग होगी वो उसको शेयर होल्डर्स को ही मिलेगी। तो शेयर होल्डर्स को भरोसा है कि भाई साहब ये ज्यादा इंटरेस्ट पे करने का कंपनी को कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है। अब भाई साहब कंपनी डेट फ्री है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये कम हुआ है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये कम क्यों हुआ, कि अगर कंपनी डेट फ्री है तो। अरे भाई साहब कंपनी को और भी इंटरेस्ट पे करने होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कंपनी ने किसी से थोड़े टाइम के लिए पैसा लिया हो उसको इंटरेस्ट देने का। डेट टू इक्विटी में क्या आता है? जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं ना कंपनी के, वो डेट टू इक्विटी में आते हैं। शॉर्ट टर्म लोन तो कंपनी के रहेंगे ना। शॉर्ट टर्म लोन तो कंपनी को क्या कहते हैं कि कंपनी को थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ी तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकती है ना कंपनी। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन अगर डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब लॉन्ग टर्म डेट कंपनी का होता है तो थोड़ी दिक्कत वाली बात रहती है। अब कंपनी के सेल्स परसेंटेज की बात करें, भाई साहब सेल्स परसेंटेज में तो कंपनी की खासी गिरावट है। मतलब एक तरीके से देखोगे तो मतलब बिजनेस चौपट हो गया हो ना, ऐसा लग रहा है। मतलब देखो सिर्फ 3% का कंपनी का CAGR सेल्स है और पिछले साल 14% था। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% की गिरावट है। नेट प्रॉफिट का अगर CAGR का 3 साल का देखें तो भाई साहब ये तो माइनस में आ गया। तो कंपनी को सोचने की बहुत जरूरत है। सेल्स परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज सब ये दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब भी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि ग्रोथ रेशियो, रिटर्न रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो सब चीज़ें नेगेटिव शो कर रही हैं। अब इसकी क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन की बात करें तो भाई साहब इसका ये जो अमाउंट है ना, ये मिलियंस के अंदर है। पहले 5 मिलियन 2005 में क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, मतलब इतनी गाड़ियाँ वो सब, और इस बार 22 मिलियन। मतलब ये तो कंपनी हर साल बढ़िया परफॉर्म कर ही रही है। प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन में कंपनी वैसे ही पीछे नहीं हट रही है, वो तो सीधी बात है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई कि कंपनी कैपिटल ज़्यादा बढ़ा भी रही है ना, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। अब इसके यूनिट सेल्स की बात करें डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट की, तो ये देखिए इसका एग्जैक्ट डेटा मैं आपके लिए लेके आ गया। पिछले साल कंपनी ने 18,62,449 व्हीकल्स बेची थी, ठीक है। इस बार वो हो गया 15,63,297। मतलब भाई साहब 3 लाख गिर गया एक साल के अंदर। वो 3 लाख मतलब लगभग कितना, लगभग अगर आप बात करोगे तो 15% का डिक्रीमेंट देखने को मिला है कंपनी के सेल्स के अंदर। तो ये एक खासी बेकार बात है कंपनी के लिए, क्योंकि 3 लाख की सेल्स की गिरावट और लगभग 15% सेल्स कम होना कंपनी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर ये आने वाले साल में और ही गिर जाता है तो मेरे ख्याल से कंपनी का शेयर लगभग 20-25% क्रैश कर जाएगा। अब मारुति सुजुकी एरिना की बात कर लेते हैं।
इसके है ना 2390, तो इसके आउटलेट्स है, मतलब 2390 मारुति के जो होते हैं ना सर्विस सेंटर्स, मतलब जो स्टोर होता है ना मारुति का, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो कंपनी के मारुति सुजुकी के स्टोर है। मतलब जैसे अपने सर्विस स्टोर नहीं होता, मतलब जैसे अपन का एप्पल का शोरूम हो गया, वैसे मारुति के शोरूम जो है ना वो 2390 है टोटल इंडिया के अंदर। और इसका 1964 लोकेशन पे इसका जो स्टोर है वो है। और इसके नेक्जा की बात करें, जो नेक्जा इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसके 375 है और वो 219 लोकेशंस के ऊपर लोकेटेड है। और इसके फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोबाइल रिटेल चैनल है ये इंडिया का। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मारुति सुजुकी बेचता है इंडिया के अंदर। और इसके एक्सटेंसिव नेटवर्क फॉर व्हीकल सर्विसिंग, मतलब जो व्हीकल की सर्विस होती है ना, मतलब आपकी गाड़ी मेंटेनेंस करवाने के लिए, तो वो भी कंपनी के 3864 सर्विस सेंटर्स हैं, 1914 कंपनी की लोकेशन पे लोकेटेड है। और सर्विस ऑन व्हील्स की जो सर्विस होती है वो 126 है। और व्हीकल डिप्लॉयड फॉर क्विक रिस्पॉन्स 775 है। अब इसकी बात करनी है कि ये शेयर आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो भाई साहब ये शेयर खासा महंगा है, मतलब जिन लोगों के पास सिर्फ 2-3 हज़ार की कैपिटल है वो तो इस शेयर को लेने का सोच भी नहीं सकते। अब लेकिन हमको तो ये देखना है कि ये क्या ये शेयर बढ़िया वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो मेरा कहना है कि ये शेयर बिल्कुल भी बढ़िया वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा, क्योंकि भाई साहब अगर आप इसके शेयर को इस शेयर को देखोगे ना आप, तो ये शेयर का हाई भली 10,000 है। आप बोलोगे कि ये हाई से भली आपको 30% ऑफ में मिल रहा है, ये शेयर मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिल रहा है 10% ऑफ मिल रहा है। लेकिन ये हाई टच कब करेगा? अर्निंग कंपनी की कम हुई है तो सीधी बात है कि उसके हाई से वो कम ही होगा। अभी कंपनी की अर्निंग बढ़नी चाहिए तो ये शेयर क्या कहते हैं कि उसके हाई को तोड़ पाएगा। और मतलब जो कंपनी ने अभी तक नेट प्रॉफिट जितना सबसे ज़्यादा कमाया हुआ है ना, उसको अगर अर्निंग उससे ज़्यादा अगर नेट प्रॉफिट कंपनी कमाएगी ना, तब कंपनी का जो हाई है ना ये कंपनी तोड़ पाएगी। और वो मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कंपनी का मार्केट शेयर भले ही ज़्यादा है लेकिन अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है मार्केट के अंदर। अगर आप Hyundai देखोगे वो भी 5-6 लाख में बढ़िया गाड़ियां देता है। और इसके अलावा और भी कंपनीज है जो 5-6 लाख में बहुत बढ़िया गाड़ी देती है, टाटा हो गया, टोयोटा आ गया। तो इन सब के चलते मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर धीरे धीरे गिर रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है। और अगर आप इसकी बात करो तो ये शेयर आपको कब लेना चाहिए? ये शेयर मेरे ख्याल से लगभग 5,500 पे इसका बाय बनता है, उससे पहले बाय नहीं बनता है। अब आप बोलोगे कि यार आप तो भाई साहब अभी से 20% ऑफ पे बोल रहे हो, ये तो खासा मतलब इस शेयर पे इस प्राइस पे शेयर आएगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं आएगा? अभी 3 महीने पहले शेयर 5,000 रुपये पे था। ये जो लो है ना ये तो 5 साल का लो है, लेकिन अभी 3 महीने पहले ये शेयर 5,000 रुपये पे था, मतलब 4,500 तक भी ये चला गया था। मतलब जब शेयर गिरता है ना, गिर के गिरता है, जब चढ़ता है, जब चढ़ के चढ़ता है, तो आपको भी ये बात पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बोलो कि भाई ये 7,000 से भी 10,000 चला गया, तो फिर आप बोलोगे कि ये आपने तो मना किया था। अरे लेकिन वो हमारी वजह से नहीं बढ़ रहा है, वो ऑपरेटर की वजह से बढ़ रहा है। ऑपरेटर अपने शेयर बढ़ा देते हैं, वो एकदम ज़्यादा मात्रा में शेयर ले लेंगे और शेयर को चढ़ा देंगे, और इसमें आप उतर के रह जाओगे, क्योंकि शेयर चढ़ जाएगा। फिर आप बोलोगे, आपके मन में लालच आ जाएगी, फिर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को और चढ़ेगा। लेकिन फिर वो एकदम से ऑपरेटर ऐसा माल काटेगा ना, फिर कि आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे सिचुएशन आ जाएगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाय करते हो ना, तो मेरे ख्याल से गिरने के चांस ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके क्या कहते हैं कि बढ़ने के। और इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो भी 7 से 7,500 के लेवल पे बना हुआ है। शेयर कब से कोशिश कर रहा है उस लेवल को तोड़ने की, नहीं तोड़ पा रहा है, और अभी तो मार्केट भी वीक है। तो ऐसे चलते में सबसे ज़्यादा दिक्कत भी इसको होगी। अगर निफ्टी 500 पॉइंट गिरता है तो ये शेयर भी लगभग 500 रुपये गिरेगा। तो वेट कीजिए, 5,500 का GTT लगा के रख दीजिए। अगर नहीं जाता है तो सोच लेना, नहीं मिल रहा शेयर आपको, सोच लेना। अगर आपको लेना हो तो आपकी इच्छा, लेकिन मेरा हक था कि मैं आपको राय बता दूं, लेकिन नहीं, आपकी अगर खुद की इच्छा हो कि नहीं आपको कंपनी कुछ बढ़िया लगती हो, आपकी प्यारी कंपनी हो, तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए। मेरा कोई पर्सनल मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ। तो मैं होप करता हूँ कि आपको मारुति सुजुकी इंडिया का जो एनालिसिस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई मन पसंदीदा शेयर का एनालिसिस भी अगर आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।
और अगर हमने क्या कहते हैं कि और भी शेयर के एनालिसिस कर रखे हैं, उसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप उसको लिंक को ओपन करके देख सकते हो कि आपके कुछ शेयर का एनालिसिस आपको चाहिए हो तो उसका एनालिसिस क्या मालूम पहले से ही हो, तो आप वो भी देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इससे क्या कहते हैं कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।